नमस्कार, वेलकम बैक। आपका इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? देखिएगा, आज हम हिंदी के अगले वाले टॉपिक पे स्वर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग बात करेंगे व्यंजन के संदर्भ में कि व्यंजन से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे, कौन कौन से मूल व्यंजन होते हैं। अब मतलब कुल मिला जुला के ये समझिएगा, इस वाले टॉपिक पे हम व्यंजन की ही बात करेंगे। क्या कि व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, कब कौन सा व्यंजन होता है, इन चीज़ों के बारे में। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। और ठीक है, देखेंगे। और पिछली वाली क्लास कैसी लगी बताइएगा, ये वाली क्लास कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। ठीक है, हम शुरू करते हैं व्यंजन। देखिएगा, वे वर्ड जिनका उच्चारण करते समय स्वरों का सहयोग लिया जाता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, ये तो परिभाषा हुई। मतलब अगर क का उच्चारण करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इस क में असमाहित होता है। ये क है और इस क में असमाहित होता है। मतलब कोई अगर हम ख भी बोलेंगे तो ख का मतलब ये हुआ कि ख प्लस इसमें ह्रस्व अ सम्मिलित होता है। अगर इसके नीचे हम हलंत लगा दे, अगर किसी भी वर्ड के नीचे अगर हम हलंत का प्रयोग कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें स्वर नहीं रहा। लेकिन जब तक हम हलंत का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसमें स्वर समाहित रहेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। वैसे ही अगर हम च का उच्चारण करें, अगर च का उच्चारण करते हैं तो ये वाला पूरा च लिखा हुआ है और च का उच्चारण करेंगे तो च प्लस इसमें ह्रस्व अ समाहित होगा। लेकिन अगर च के नीचे हलंत लगा दे, इसका मतलब है अब ये अ खत्म हो जाएगा। मतलब किसी भी वर्ड का उच्चारण करते समय हम स्वरों का उपयोग करते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी वर्णमाला में मूल व्यंजन कितने हैं, जैसे मूल स्वर कितने होते थे, ऐसा एक क्वेश्चन आपसे बताइएगा, मूल व्यंजन कितने हैं। वैसे ही हम ये जानेंगे कि जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला में कितने मूल व्यंजन हैं। तो आपको आंसर मिलेगा 33। ये बात हमने आपको बताई थी पिछली वाली क्लास में। लेकिन मूल व्यंजन 33 है। अब ये 33 कौन कौन से, इनके बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो लिखिएंगे, लिखिएगा पूरे। देखेंगे, ये हमारे हैं मूल व्यंजन। अब इनकी संख्या कितनी है ये देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5। मतलब पहले वाले वर्ग में 5, 6, 1 2 3 4 5। मतलब यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। तो ये मिला के कहेंगे 25 वर्ड। देखिए, और इन 25 को जो नाम दिया जाता है, वर्गीय व्यंजन।
वर्गीय व्यंजन। अब इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं, या स्पर्श व्यंजन, अभी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी देखिए यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पर 4 है। अगर 25 4 29 4 33, मतलब हमारी वर्णमाला के जो मूल व्यंजन है, हमारी वर्णमाला के जो मूल व्यंजन है उनकी संख्या है 33। और वो कौन कौन से 33 है, ये हो गए। ठीक है, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन को कितने भागों में विभाजित किया जाता है, तो हम कहेंगे जो हमारे मूल व्यंजन है, मूल व्यंजन का मतलब ये जो हमारे 33 है, इनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो मूल व्यंजन को लिखिएगा कि मूल व्यंजन को सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। अब ये 3 कौन कौन से हैं, देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आगे 3 कौन कौन से हैं जिनको हम इन व्यंजनों को उनमें डिवाइड किया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले होगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होगा अंतस्थ व्यंजन, और जो तीसरा होगा वो होगा ऊष्म व्यंजन, वो होगा ऊष्म व्यंजन। देखिएगा, अब इसमें से कौन कौन से स्पर्श हैं, कौन कौन से अंतस्थ हैं, कौन कौन से ऊष्म हैं, उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखेंगे, आपने इनकी संख्या देख ली, अब कौन कौन के उनके बारे में चर्चा करिए, क्योंकि आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर कौन सा स्पर्श है, कौन सा अंतस्थ है, कौन सा ऊष्म है। देखिएगा, अगर सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूरे तरीके से बात करेंगे कि कौन कौन से हैं, किनका उच्चारण कहां से किया जाता है, इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। हम बात कर रहे हैं स्पर्श व्यंजन की। अब स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होगी, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, इन सबसे को स्पर्श करते हुए उच्चारण करती है, उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। ठीक, मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारा कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ, इन सबसे स्पर्श होते हुए उच्चारण होता है, तो उन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो हो गई 25। अब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं, तो क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। इनको अगर आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या मिलेगी 25। और ये 25 है क्योंकि ये एक वर्ग बनाते हैं, 5 इधर 5 इधर, वर्ग का निर्माण करते हैं, इसलिए इन पूरे को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। कभी कभी स्पर्श व्यंजन से नाम पूछेगा, कभी कभी क्वेश्चन आपको वर्गीय व्यंजन के नाम से पूछेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि स्पर्श व्यंजन कौन है, वर्गीय व्यंजन कौन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और से आपसे पूछा जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि हमारी वर्णमाला में अनुनासिक व्यंजन या नासिक के व्यंजन या इन्हीं को कहते हैं पंचाक्षर व्यंजन कौन से हैं।
कई बार पूछा गया और पूरे तरीके से आप कंफ्यूज जाते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखेंगे उसके पहले, वहां पहुंचने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे हम अंग की बात करते हैं, ज्ञा की बात करते हैं, ज्ञानी अंग की बात करते हैं, तो इसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी है कि अगर जो ये बिंदी लगाई जाती है, ये अगर गलत कर दिए तो जान लीजिए पूरे तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो बिंदी है इसकी मात्रा अलग अलग जगह लगेगी तो उसका मतलब भी अलग हो जाएगा। इस बात का आपको पूरे तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि कभी कभी लोग लिखते हैं तो यहां लगा देते हैं, तो यहां और यहां में दोनों में अंतर हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा, जैसे ये कोई सिरो रेखा है, ये कोई है लाइन है। देखिए, अगर सिरो रेखा के ऊपर अगर कोई बिंदी लगती है, कोई अक्षर लिख रहे हैं, मान लीजिए ये अ है, अगर यहां हम मात्रा लगाते हैं, इसका मतलब है वो अनुस्वार होगा। इसका मतलब है वो अनुस्वार होगा, तो इसे हम कहेंगे अनुस्वार। लिख लीजिएगा, इसे हम कहेंगे, अगर सिरो रेखा के ऊपर लगाते हैं तो इसे कहेंगे अनुस्वार। लेकिन अगर मान लीजिए कि नीचे अगर हम यहां पे लगाते हैं बिंदी, इसके पीछे वाले हिस्से पे लगाते हैं, तो इसे हम कहेंगे पंचाक्षर। पंचाक्षर अगर इधर लगाएंगे, और अगर इसके नीचे अगर मान लीजिए यहां लगा देते हैं, ये बिंदु यहां लगा देते हैं, तब किस किस नाम से जानेंगे? देखिएगा, बिंदु का ही खेल है कि अगर ऊपर लगाते तो अनुस्वार हो जाएगा वो, अगर पीछे लगाते वो पंचाक्षर में काउंट किया जाएगा, अगर नीचे लगाएंगे तो इसे कहेंगे उच्छिप्त बिंदु। उच्छिप्त बिंदु, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, कभी कभी वो इसी तरीके से गेम खेलता है। या इसे कहेंगे तल बिंदु, तल बिंदु, या इसे कहेंगे द्विगुण बिंदु। देखिए, इतनी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि ये जो उच्छिप्त बिंदु है या तल बिंदु है या द्विगुण बिंदु है, ये कब होगा? जब हम किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगाएंगे तब। अगर साइड में लगाते हैं, अगर यही बिंदु हम साइड में लगाते हैं तो इसे हम कहेंगे पंचाक्षर, या इसी बिंदु को अगर हम ऊपर लगाएंगे तो उसे कहेंगे अनुस्वार। अगर मान लीजिए इसके आगे लगा दे, यहां पे बिंदु लगा दे, तब क्या कहेंगे? क्योंकि बिंदु है, हम यूज करते ही हैं तो हम लगा सकते हैं। तो अगर वहां करेंगे तो इसे हम एक नाम देते हैं नुक्ता। आपने सुना होगा, इसे जो नाम देते हैं उसे कहते हैं नुक्ता, या फिर इसे ही एक और नाम देते हैं निम्न बिंदु। आपने ये सारी चीजें शायद पढ़ी होंगी, या हो सकता है ना पढ़ी, तो यहां जान लीजिए। देखेंगे, अब अगर इनका वर्ड किसी वर्ड पे मिले, अगर मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा, मान लीजिए हमने एक वर्ड लिखा, जैसे एक वर्ड लिखा फारसी, फारसी में यहां पे लगा होता है, इसका मतलब है कि जो यहां पे ये बिंदु लगी हुई है, इसे हम क्या नाम देंगे? नुक्ता। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं आजमगढ़, आजमगढ़ में ज के नीचे लगता है, इसका मतलब ये ज के नीचे जो लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है? नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि आखिर जो ये अंगा वाला ये वाला बिंदु है, ये कहाँ लगाना है, नीचे कहीं ना लग जाए। क्योंकि बहुत सारे वीर ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आगे लगाना कि नीचे लगाना, कि आगे लगाना है कि ऊपर लगाना है। मतलब जो ये बिंदी होती है, तो बिंदी लगाने का एक स्पेशल स्थान होता है, वहीं लगाई जाती है। ये ना कि लगाई जाती माथे पे कहीं और ले जाके चेप दे, तो वो काम नहीं। मतलब जहां जिसका प्रॉपर स्थान है वही यूज कीजिए, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो ये चीज आपको समझ आई होगी। तो एक चीज देखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि क च ट त अ प,
एक वर्ग का इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इसका मतलब है कि क वाली लाइन में जितने भी वर्ड आएंगे इन्हें कहेंगे क वर्ग। क वर्ग। च वाली लाइन में जितने भी वर्ड आएंगे उन्हें हम कहेंगे च वर्ग। और ट वाली लाइन में जितने भी वर्ड आएंगे इन्हें हम नाम देंगे ट वर्ग। और ये हो जाएगा त वर्ग, ये हो जाएगा प वर्ग। तो ये भी समझ आ गया कि अगर का पूछा जाए क वर्ग में कितने वर्ड हैं तो 5 है, च वर्ग में कितने हैं तो 5 है, ट वर्ग में कितने हैं तो 5 है, त वर्ग में कितने हैं, प वर्ग में कितने हैं, तो ये आप बता लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये दोनों य र ल व और स और ह, इनको वर्गीय व्यंजन स्पर्श व्यंजन नहीं कहा जाता है, लेकिन य र ल व को किसी अन्य व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये वाली बात चीज समझ आई होगी। और मैं वही चीज आपको बता दूं कि ड और ढ, जैसे ये ड और ये ढ, ढ से ढक्कन है, ये ड से डर है। लेकिन अगर इसके नीचे हमने कहा कि अगर लगा दे, बिंदु लगा दे, इसका मतलब ये हो गया कि इस वर्णमाला के से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसे एक नाम देंगे। हमने अभी बताया था द्विगुण बिंदु कहते थे, तल बिंदु कहते थे। इसका मतलब है इन्हें जो नाम दिया जाएगा इन्हें हम क्या नाम देंगे, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। अच्छा एक चीज देखिएगा, जो वर्ग का पांचवा अक्षर चाहे म हो चाहे न हो, न हो, य हो चाहे न हो, ये इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसे साफ कर दें। और ठीक है, आपको ये पांचों दिख रहे होंगे, इन्हें कुछ नाम दिया जाता है। क्या क्या नाम दिया जाता है, हमने आपको बताया था कि ये जो 5 है इन्हें पंचाक्षर कहते हैं, पंचाक्षर कहते हैं। ये नाक से बोले जाते हैं तो इन्हें नासिक के कह सकते हैं, नासिक के कह सकते हैं। और पंचाक्षर हो गया, नासिक के हो गया। अच्छा, जब अगर इनकी परिभाषा की बात की जाए तो जब स्वर रहित अवस्था में आते हैं, जब ये स्वर रहित अवस्था में आते हैं तो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाते हैं। ये बताइएगा, हमने बताया था अनुस्वार कब होगा, जब इसकी मात्रा को किसी मात्रा के ऊपर लगा देंगे तो ये अनुस्वार हो जाएगा। इसका मतलब है ये जितने भी हैं, जब ये स्वर रहित आएंगे अर्थात इनके साथ स्वरों को नहीं लगाया जाएगा, जब ये स्वर के साथ नहीं आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अनुस्वार हो जाएंगे, इनकी मात्रा ऊपर लग जाएगी। जैसे कई एग्जांपल ले लीजिए, ये जैसे हम क्या लिखते हैं, संजय लिखते हैं। जैसे हम संजय लिखते हैं तो हम अगर संजय लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से संजय लिखते हैं, ठीक। लेकिन ये जो यह है, इसको हम क्या करते हैं कि जब वर्डों के साथ यूज करते हैं, व्यंजनों के साथ, मतलब जब इनके साथ स्वर नहीं आता है तो इन्हें अनुस्वार में चेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब जब संजय हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, मतलब ये अनुस्वार हो जाएगा, यहां से हटके ये अनुस्वार का काम करने लगेगा। कोई भी बहुत सारे वर्ड हैं जो आप ले सकते हैं जिसके बारे में आपको पता है, कोई भी ले लीजिए, बस समझ में आनी चाहिए कि ये अपने जगह से हटेंगे। अगर ये स्वरों के साथ यूज नहीं होंगे, स्वर रहित होंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अपने आप में परिवर्तन करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। अभी हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था अभी, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। यहां से मजेदार क्वेश्चन बनते हैं, यहां से मजेदार कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसके अंतर्गत य, र, ल और व,
ये चार आते हैं अंतस्थ व्यंजन, इन्हें कहा जाता है। ठीक है, ये बात तो अगर ये पूछे तो आप बता सकते हैं कि इन्हें कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है, आखिर कारण क्या है इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहे जाने का, तो आप क्या बताएंगे? कोई ना कोई चीज तो होगी। वो व्यंजन जो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य स्थित हो। तभी हमने बताया था ऊष्म मतलब स स ह और स्पर्श मतलब पांचों वाला। तो इन दोनों के बीच में जो स्थित हो उन्हें हम नाम देंगे अंतस्थ व्यंजन। मतलब दो वर्णों के बीच में स्थित वर्ण को हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्लियर हुआ? तो अंतस्थ व्यंजन के य, र, ल और व चार आते हैं। इनकी अगर संख्या आपसे पूछे तो आप कहेंगे इनकी संख्या चार है। देखिए, अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हल करेंगे ना, सब मिलेगा। और मिलेगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन बने हैं और यहीं से बनेंगे, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो इस बात का आप पूरे तरीके से ख्याल रखेंगे। ठीक है, देखिएगा अब हम बात करेंगे य, र, ल और व। य, र, ल और व। आखिर य, र, ल और व जो हैं इन्हें और किस किस नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी कुछ विशेष विशेषताएं होती है। जैसे अपने य की बात करें अगर हम, य इन्हें हम कहते हैं अर्धस्वर। अर्धस्वर। अब बात आती है कि इन्हें अर्धस्वर क्यों कहते हैं। दिमाग में तो आ जाएगा कि स्वर हमने पढ़ा था कि जो हमारे 11 स्वर हैं अ इ उ, वो स्वर थे। लेकिन ये कहां से आ गया? हमने आपसे बताया था कि अगर किसी भी व्यंजन में के बनाने में या किसी भी वर्ण को बनाने में अगर किसी स्वर का सहयोग होता है तो उसे हम कहेंगे व्यंजन की श्रेणी में ले जाएंगे। वैसे ही अगर ई प्लस अ को अगर कर दिया, जैसे गुण संचय पढ़ते तो वहां मिलेगा आपको ई और अ करेंगे तो यहां बनेगा य। इसका मतलब है कि स्वर स्वर मिल के स्वर बनना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दीर्घ ना होके क्या बनता है, एक नया व्यंजन का निर्माण होता है, इसलिए हम कहते हैं इसे अर्ध स्वर। क्लियर बात हुई? सेमी वावेल कहते हैं। जैसे अगर हम थोड़ा सा समझिएगा, जैसे स्काई लिखते हैं ना, स्काई लिखते हैं तो यहाँ पे जो वाई होता है, जो वाई होता है ये वावेल का काम करता है। क्योंकि अगर आप स्काई लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। स्काई लिखेंगे तो जो ई है वो, और ई होता है स्वर, तो वाई भी क्या होगा, स्वर होगा। अगर वाई को लाएंगे तो यहाँ यह क्या मिला, ई, तो अर्ध स्वर में काउंट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, बोलिएगा। सही है? अब बात समझ में आ गई होगी पूरे तरीके से। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। तो यह को कहते हैं अर्ध स्वर। अगर और अलग तरीके से समझना है तो एक चीज और समझिएगा, जैसे अगर हम अ प्लस ई करते थे तो हमें मिलता था ए, मिलता था। जब हमने बताया था संयुक्त स्वर बताया था, उसमें हमको बताया था कि अगर हरस अ और हरस ई मिलेगा तो ए बनेगा। तो एक चीज बताइएगा, ये भी स्वर मिलके स्वर का निर्माण कर रहे हैं, तो ये और ये स्वर मिलके तो बनाएंगे ना। भले ही ये व्यंजन में आता है लेकिन इसे अर्ध स्वर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलिएगा। कहेंगे ना, ये बात हुई। ऐसे समझना चाहिए, अब तो नहीं भूलेगा। यह को कहते हैं अर्ध स्वर। ठीक है, अब बात आती है र की, कि आखिर र को किस किस नाम से जाना जाता है। ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि उलझी हुई है, गुत्थी है, जिसको सुलझाना थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। है कुछ नहीं, बस भौकाल बना के रखे हैं कि अरे रा 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 वो वाला रा है, मतलब रा से बहुत कुछ हो जाता है। देखिए, सबसे पहले जानिएगा कि र को और किस नाम से जानते हैं। तो र को एक नाम दिया जाता है, वो नाम दिया जाता है लुंठित व्यंजन। लुंठित बहुत बार पूछा गया क्योंकि ये ऐसे हैं, अंदर छिपे होते हैं, इन्हें कोई ध्यान नहीं देता है। तो र को कहते हैं लुंठित व्यंजन। अब लुंठित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लटका हुआ
व्यंजन है, इसलिए कहते हैं लुंठित व्यंजन, या इसे कहते हैं प्रकंपित, प्रकंपित व्यंजन। अब प्रकंपित व्यंजन का मतलब क्या हुआ, अगर इसे हम अलग कर दें, अगर प्र प्लस कंपित, प्र का मतलब होता है विशेष, कंपन का मतलब कंपन, मतलब जब हम किसी स्वर का या व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो विशेष प्रकार का घर्षण उत्पन्न हो, कंपन उत्पन्न, र बोलिएगा, र र र, तो इतना तेज, मतलब 1 सेकंड भी नहीं लगता, हमारी जीभ कम से कम 3-4 बजा के टन टन बजा देती घंटा तालू के अंदर। इसका मतलब कई बार इसमें कंपन हो रहा होता है र बोलने में, इसलिए कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। लुंठित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लटका हुआ है, और लटका किससे हुआ है, ये शिरोरेखा इससे लटका हुआ है, इसलिए कहते हैं लुंठित। प्रकंपित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, इसलिए प्रकंपित कहते हैं। अच्छा, ये चीज क्लियर हुई रा के बारे में, कि रा को कहते हैं लुंठित व्यंजन। लुंठित इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिरोरेखा से लटका हुआ है। और कहते हैं प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। ठीक, तो य और र हो गया। अब हमें जो बात करनी है वो बात करनी है ल की। देखेंगे पिछले वाले क्वेश्चन में कई बार ल को लेके क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये ऐसे इन पे कोई ध्यान देता नहीं है, और जहां पे ध्यान नहीं जाता है वहीं से क्वेश्चन बनता है। चाहे आप किसी की बात कर ले, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात कर ले, चाहे यूपीएससी की बात कर ले, चाहे वनडे एग्जाम्स की बात कर ले, कुछ भी जहां हिंदी पूछी जाएगी वहां ऐसे कारनामे होते रहते हैं। और बहुत बहुत से वीर ऐसे हैं जो ध्यान ही नहीं देते, हटाओ आ तो रहा है, और आने के चक्कर में हो जाता है कांड। ठीक है, देखिएगा ला के बारे में बात करेंगे। ला को क्या करते हैं, इससे सबसे पहले जानिएगा, ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, या इसे ही कहते हैं लगा हुआ, लगा हुआ व्यंजन। अब लगा हुआ का मतलब ये जो लाइन है, ये शिरोरेखा, ये लंब रेखा, इससे लगा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं पार्श्विक या लगा हुआ व्यंजन। क्योंकि यहां से क्वेश्चन कई बार, अब ध्यान दीजिएगा, पार्श्विक का मतलब ये समझ लीजिएगा सबसे बाद वाला और नासिक वाले को अंग और न म को करके आइएगा। नहीं, पार्श्विक का मतलब ये हुआ कि ये लगा हुआ है, पास में है, किसी के पास में, इसलिए कहते हैं इसे पार्श्विक व्यंजन। बगल में या लगा हुआ, अब बगल में किसके, जैसे ये र होता था लटका हुआ, इसलिए लुंठित कहते थे, वैसे ही ये इस लाइन से लगा हुआ, इसलिए इसे कहते हैं पार्श्विक या लगा हुआ व्यंजन। तो ल की भी बात हो गई। अब फिर बात आती है व की। व की बात होती है, देखिएगा व को भी हम जो नाम देते हैं वो कहते हैं अर्धस्वर, अर्धस्वर। अब सोचिएगा, ये भी अर्धस्वर में आता है और ये भी अर्धस्वर में आता है, तो अगर दोनों अर्धस्वर में आएंगे, इसका मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह भी अर्धस्वर है और वह भी अर्धस्वर काउंट किया जाएगा, तो पहले वह जान लीजिए कि अर्धस्वर में आता है। इसका मतलब है कि अगर ये अर्धस्वर में आता है तो कहीं ना कहीं इसका जो ये बना होगा, किसी न किसी स्वर को मिला के बना होगा। अब जब किसी न किसी स्वर को मिला के बना होगा तो जाहिर सी बात है हम इसे नाम देंगे। जैसे हम एक वर्ड बनाते थे अ प्लस उ, अ प्लस उ बनाते थे तो बनता था ओ बनता था। लेकिन अगर इसे ही उल्टा कर दे, उ प्लस अ कर दे, तो ये बन जाएगा व। तो देखिएगा, ये चीज हम आपको समझा रहे थे कि अगर एक व्यंजन, दो व्यंजन मिलकर एक नया व्यंजन बना रहे हैं, तो वैसे ही यहां पर भी तो ये भी तो स्वर है, ये दोनों स्वर मिला के तो स्वर ही बनाएंगे ना। अब ये अलग चीज है, ये कहाँ पे है, व्यंजन में काउंट किया जाता है, तो इसे अर्धस्वर कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। अंग्रेजी में बताएं, नहीं हिंदी में समझ लिए, क्या जरूरत है। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, और य क्या होता है, र क्या होता है, ल क्या होता है, व क्या होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। कोई दिक्कत परेशानी, अगर कोई परेशानी होगी तो कमेंट बॉक्स में आइएगा, वहां पे उपचार किया जाएगा इंजेक्शन लेके।
ठीक है। और विनम्र निवेदन है कि वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि मुझे ज़रूरत है, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप ही लोग हैं जो ये काम कर सकते हैं। अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ तो थोड़ी सी कोशिश आपकी है कि आप उन चीज़ों को फैला सके। ठीक है, जितना ज़्यादा कर देंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें बचा हुआ है कि हम अभी बात कर रहे थे ऊष्म व्यंजन की, इसे भी देख लीजिए। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन के बारे में चर्चा करनी थी। तो ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं, इन्हें कहते कौन कौन से हैं? देखिएगा, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत श, श, श और ह, ये जो 4 वर्ण हैं ये आते हैं ऊष्म व्यंजन में। अब अगर ये ऊष्म व्यंजन में आते हैं तो आखिर इन्हें ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का, लिखिएगा, अगर लिखना आप इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं ऊष्म व्यंजन को लिख लीजिए। लिखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु, प्राणवायु कोष्टक में लिख लीजिएगा, ऊष्मा अधिक निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, या इन्हें ही हम एक नाम देते हैं संघर्षी व्यंजन। इन्हें ही नाम देते हैं संघर्षीय व्यंजन। तो देखिएगा, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं? स, स, स। अगर इनकी संख्या पूछे तो हम बता देंगे इनकी संख्या है 4। इतनी बात क्लियर हुई। अब हम जानेंगे आखिर जो स, स और ह है, इन्हें और क्या कहते हैं, इनकी कुछ खास विशेषताएं हैं या नहीं। जैसे अगर हम दीर्घ स को बोलेंगे तो ये कहां से बोला जाएगा? तालु से। इसका उच्चारण होगा तालु से। स बोलिएगा, स बोलिएगा, स तालु से होगा। अगर मूर्धन्य स को कहेंगे तो इसका मतलब है कि मूर्धन्य स कह रहे हैं तो इसका उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से होगा, इसलिए इसे हम कहते हैं मूर्धन्य सा। पेट फरा हुआ सा नाई, ऐसे बोल खड़ा जा, पेट फरा हुआ सा। पेट फरा हुआ सा नहीं होता है, वो बचपन में होता था, फलानवा ढकमवा जो भी होता था वो बचपन में होता था। यहाँ पेट फरा हुआ सा नहीं है, ये मूर्धन्य सा, इसलिए इसे मूर्धन्य सा कहते हैं क्योंकि उसका उच्चारण कहाँ से किया जाता है? मूर्धा से। अच्छा, अब अगर स की बात करें, स की बात करें, स का उच्चारण करेंगे तो करिएगा, जैसे अगर स का उच्चारण करेंगे तो दंत से करेंगे। बोलिए स, बोलिए स। तो जो हमारी जीभ है वो दांत से लगती है। अगर दांत से लगती है मतलब उच्चारण दांत से हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे दंत स, इसे कहेंगे मूर्धन्य स, इसे कहेंगे तालव्य स। बात समझ में आई? ठीक है। अब बात आती है ह की। कई बार पूछा गया है, मतलब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे कक्षा 10 वगैरह में, तो सर जी कोई क्वेश्चन होता था जो महत्वपूर्ण होता था, कहते थे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग पता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखते कैसे थे? ऐसे VVVIMP, मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यही पढ़ के जाते तो काम हो जाता था। तो वैसे ये समझ लीजिएगा कि ये जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट में, क्योंकि इन चीजों को कोई ध्यान देता नहीं और यही क्वेश्चन बनता है। इतनी बात क्लियर हुई। तो देखिएगा, अगर हा की बात करेंगे तो ये तीनों के बारे में समझ आ गया। अब हा को कहते हैं काकल्य व्यंजन, काकल्य व्यंजन, इसे कहते हैं काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रीय व्यंजन। नाम याद कर लीजिएगा, बस बहुत है। इससे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना ही नहीं है। किसी प्रकार की क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं बनेंगे, इतना तो कंफर्म है। इसी में उलझा देगा, बैठ के गाना गाएंगे एग्जाम हॉल में। तो इसलिए थोड़ी मेहनत से पढ़ लीजिए, आराम से नोट बना लीजिए। एक बार पढ़ के जाएंगे तो बाहर नहीं जाएगा, इतनी बात तो पक्की है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। तो आपने आज देखा, आपने स्पर्श व्यंजन देखा, आपने ऊष्म व्यंजन देखा, आपने अंतस्थ व्यंजन देखा, आपने लुंठित व्यंजन देखा। जितने भी व्यंजन हो सकते थे सबको देख लिया। अब कुछ बचे हुए हैं, उनको आगे वाली क्लास में करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और एक निवेदन है जाते जाते कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि सपोर्ट की जरूरत है। ठीक, मिलेंगे। जय हिंद।